एक कहानी होती है और उस कहानी में दो लोग होते हैं जो कहानी के दोनों सिरे पर खड़े होते हैं। एक होते हैं नायक और एक होते हैं खलनायक। एक कहानी में इन दोनों की आवश्यकता नितांत होती है, क्योंकि एक कहानी को चलने के लिए इन दोनों के कंधों का सहारा चाहिए। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब एक पर्दे पर दिखने वाला खलनायक नायक की भूमिका में आ जाए। मैं जिस शख्सियत के साथ आज बैठा हूं, आप लोग अक्सर इनको भोजपुरी के पर्दे पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर लोगों को डराते हुए देखा होगा, या फिर अपने कॉमिक अंदाज से लोगों को डराते डराते हंसाते हुए देखा होगा। भोजपुरी आज जिस स्थिति से गुजर रही है, भोजपुरी पर जिस तरह के आक्षेप हैं, इस दौर में नायकों को चाहिए कि वो पहली पंक्ति में आकर भोजपुरी के लिए बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा कुछ तो करें। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जिसे पर्दे पर एक खलनायक के तौर पर देखते हैं, वो अपनी अदाकारी, अपनी सोच और अपनी समझ से भोजपुरी को एक नई दिशा, एक नई दशा देने के फिराक में है। हम बैठे हैं आज आजमगढ़ की धरती पर आदरणीय संजय पांडे भैया के साथ, जिनको आपने भोजपुरी के कई सारी हिट फिल्मों में चटक संवाद करते हुए देखा होगा आप लोगों ने। बदकुचन का सौभाग्य है कि आज मैं और मेरी पूरी टीम संजय पांडे भैया के सानिध्य में बैठे हुए हैं और हम अपने मंच पर भैया का बहुत स्वागत करते हैं। हमारा एक छोटा सा मंच है और भैया आपसे आदेश लेते हुए हम ये कहेंगे कि हमारा एक सवाल जवाब का क्रम है भैया। बिल्कुल बिल्कुल पवन बाबू, और मैं बदकुचन देखने वाले तमाम दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज इस मंच पे आने का और अपनी बात कहने का मौका इनके इस प्लेटफॉर्म के मिला। एक तो इनका नाम बड़ा प्यारा है, बदकुचन, बहुत देसी नाम रखा है इन्होंने, तो यही मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था जब मैंने पहली बार देखा था। तो थैंक यू पवन, शुरू करते हैं बातचीत। भैया पहला सवाल ये है, थोड़ा सा क्योंकि आपके पास आने से पहले जो भी आप पे रिसर्च हमारा है, थोड़ा बहुत जो भी हम लोग कर पाते हैं, उसमें बहुत सोच समझकर सवाल बनाने पड़े मुझे। उसमें पहला सवाल ये है कि आप क्या कहलाना पसंद करते हैं, स्टार या फिर सुपरस्टार? नहीं, मैं ना तो स्टार कहलाना पसंद करता हूँ ना सुपरस्टार। मुझे एक्टर शब्द बहुत अच्छा लगता है, एक्टर ही बनने हम गए थे वहाँ पे। ये स्टार और सुपरस्टार तो ये मीडिया का दिया हुआ है, जो हिंदी फिल्मों को दिया गया पहले, क्योंकि सितारे के मतलब बहुत दूर जिसे हम देख पाएं, जिसे हम छू ना पाएं, उनको स्टार बोला जाता है। हम तो ऑडियंस के बहुत करीब हैं और अब तो बहुत करीब हैं एक्टर्स। तो मुझे, मैं मुंबई गया था तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि 2 सेकंड के अंदर जवाब देना, तो स्टार बनना चाहते हैं एक्टर? मैंने कहा एक्टर। बोला अभी भी तेरे मुंह से स्टार नहीं निकल रहा। मैंने कहा नहीं, स्टार बनना ही नहीं है मुझे, वो बनने ही नहीं जिसका डूबना हो जिसे। मैं डूबने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक्टर बनने आया हूँ कि आज हम बलराज साहनी, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, मोतीलाल, नसरुद्दीन शाह, या इनके नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये स्टार नहीं थे, ये एक्टर थे। तो मुझे वो बनना है जो हमेशा कायम रहे। स्टार तो आज दिखेगा, कल डूबेगा, उसकी नियति है डूबना। तो मुझे एक्टर अच्छा लगता है सुनने में। ये सिनेमा को डिफाइन करना हो तो क्या करिएगा? सिनेमा एक्चुअली मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट, सबसे पहला तो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन जी, वो मुख्य है जी। मनोरंजन करते हुए आप अगर कोई अपनी बात कह पाते हैं, कोई मैसेज दे पाते हैं, तो और बेहतर है। बहुत सी फिल्में जो सिर्फ एंटरटेन करती हैं, मैसेज नहीं होता उनमें। बहुत सी फिल्में ऐसी आती हैं जो सिर्फ मैसेज देती हैं, उनमें एंटरटेनमेंट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों का मिश्रण है और वो सिनेमा समाज पे बहुत असर डालता है। ये अलग बात है कि हम सोसाइटी हमारी सिनेमा को क्रेडिट देती नहीं, हमारी सोसाइटी फिल्मों को कोई क्रेडिट नहीं देती किसी चीज़ का, बुराई का क्रेडिट ज़रूर देती है। अभी भी सिनेमा हॉल में सिगरेट, तंबाकू के कितने नुकसान है, ये ऐड अभी भी चल रहा है और कहीं नहीं चलाते हैं। सरकार ने सिनेमा हॉल चुना, उन्हें लगता है कि सिनेमा हॉल में कि सिगरेट अगर स्टार पीता है या कोई कैरेक्टर पीता है तो नीचे कैप्शन लिखा हुआ आता है जी। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि बुराई सोसाइटी में लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, जबकि सिनेमा शुरू से एक चीज दिखाता रहा है, असत्य पे सत्य की विजय जी।
अंधेरे पे प्रकाश की विजय। हमारा विलेन हर फिल्म में के अंत में हारता ही है, मार खाता है, क्योंकि विलेन जो है वो अंधकार और असत्य का प्रतीक होता है। और हम शुरू से दिखाते रहे हैं कि असत्य पे सत्य की विजय होती है। उसको सोसाइटी क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? क्यों लोग बुरे कामों में, अगर हीरो सिगरेट पी रहा है तो यंगस्टर सिगरेट पीने लगते हैं? तो ये भी तो देखें कि वो सत्य के राह पे, वो ईमानदार है। हमारा हीरो अगर पुलिस अफसर बनता है तो ईमानदार अफसर बनता है, बेईमान नहीं बनता। ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन सोसाइटी कितना लेती है इसको। तो मेरे ख्याल से सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो मनोरंजन भी करता है, उसके साथ साथ सोसाइटी में एक मैसेज भी छोड़ता है। भैया, आपने भी जो सिनेमा की परिभाषा बताई है, क्या भोजपुरी सिनेमा आपकी परिभाषा पर खरी उतर रही है? सिनेमा तो मैसेज तो हर सिनेमा देता है। जो मैं एक मेन मोटिव की बात कर रहा हूँ, असत्य पे सत्य की विजय, पॉजिटिव एंड, वो तो भोजपुरी सिनेमा में दिखाता है। भोजपुरी सिनेमा उस परिभाषा से बाहर नहीं है, लेकिन कंटेंट हमारे बहुत क्लीशे हो गए हैं, रिपीटेटेड हो गए हैं। हम नया कंटेंट नहीं खोज रहे हैं। इस मामले में भोजपुरी सिनेमा हिंदी से कम 10 साल पीछे चलता है हमेशा से। हम उनसे 10 साल पीछे रहे हैं। हम बहुत जल्दी पिक नहीं कर पाए। बाकी रीजनल सिनेमा बहुत जल्दी पिक किए। भोजपुरी सिनेमा बहुत उलझ जाता है चीज़ों पे। भोजपुरी सिनेमा बहुत जल्दी हार मानता है। भोजपुरी सिनेमा रिस्क लेने से डरता है। इस एंड पर कमजोर है भोजपुरी, बहुत कमजोर है। हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते। हम सारी बातें ऑडियंस पर डाल देते हैं। अरे ऑडियंस लाइक नहीं करती। अरे तो ऑडियंस लाइक करेगी तो ऑडियंस क्या, मतलब जो बोलेगी आप कुछ भी दिखाएंगे उसके नाम पे, ऑडियंस के नाम पे आप कुछ भी दिखाएंगे। अच्छा भैया, अभी जो आपने बताया, इससे लेकर कितना कष्ट होता है एज अ एक्टर भोजपुरी? एज एन एक्टर बहुत कष्ट होता है। हम मतलब हमें अंडर रेटेड इंडस्ट्री है हमारी उनकी नज़र में। वो हमारे कंटेंट को ही लेकर मजाक उड़ाते हैं। हमारे ऐसा नहीं है कि हम टेक्निकली पीछे हैं, हमारे डायरेक्टर बहुत आगे हैं। हमको अंदर से बहुत कष्ट होता है। हम वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी जो कुछ कंटेंट आ रहे हैं, जस्ट लाइक मैं बात करूं डायरेक्टर्स में, धीरू यादव, अवधेश मिश्रा है, विशाल वर्मा है, ये लोग कर रहे हैं कोशिश। इनके कंटेंट अलग हो रहे हैं, इनका प्रेजेंटेशन अलग हो रहा है। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कोशिश प्रॉपर जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच नहीं रही। तकलीफ तो होती है। अच्छा भैया, आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, ऐसी कोई फिल्म जिसे करने के बाद आपको एक बार में ये एहसास हुआ हो कि जो संजय पांडे की मेहनत है बतौर एक्टर वो पूरी हुई? हाँ, मतलब अभी तक मैं, देखिए क्या, कलाकार की भूख तो पूरी जिंदगी नहीं मिटती है। हमेशा लगता है कि कुछ और हो, कुछ और हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें, देखिए कमर्शियल फिल्में मैंने ज्यादा की हैं। कमर्शियल सिनेमा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी महत्ता को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नहीं यार मैं कहूँ कि मैंने कमर्शियल सिनेमा नहीं मुझे पहचान दी है। शुरू से जो मेरी फिल्में रही, दीवाना, सात सहेलियां, जो राजकुमार आर पांडे जी की फिल्में हैं, वो टिपिकल हार्डकोर कमर्शियल डायरेक्टर है। उन फिल्मों ने मेरी पहचान दी है। आपको जब पहचान मिलती है उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। आप शुरू से प्रयोग करेंगे तो फिर पहचान नहीं मिल पाएगी आपको। बड़ी बात। हाँ, तो वो मैं ये कहकर कि इन फिल्मों से मुझे मेंटली सेटिस्फेक्शन मिला, मैं उन फिल्मों को नज़रअंदाज करूं तो ये गलत बात है। क्योंकि वही फिल्में थी दिनेश जी के साथ जो आई, राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी, आम ऑडियंस में मेरी उन्हीं फिल्मों से पहचान है। लेकिन जो एज एन एक्टर सेटिस्फेक्शन मिला मुझे पहली बार, वो थी फिल्म उनकी, विशाल वर्मा की फिल्म थी दिलदार सांवरिया। अच्छा। उसमें ये हुआ कि विशाल वर्मा ने मुझे एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया और अंडर रखा मुझे उन्होंने कहा कि मुझे संजय पांडे तो चाहिए, लेकिन वो संजय पांडे नहीं चाहिए जो हर फिल्मों में दिखता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे स्टेप पे, मेरी चाल पे, मेरे डिलीवरी पे मुझे रोका। वो बताते नहीं करके डायरेक्टर, भोजपुरी में कोई डायरेक्टर करके नहीं बताता। वो और ये अच्छी बात है, ये अच्छे डायरेक्टर की निशानी है कि वो करके ना बताए, वो सिर्फ आइडिया दे कि मुझे ये चाहिए। विशाल वर्मा ने कहा मुझे ये चाहिए और वो मेरा काम बहुत अप्रिशिएट हुआ। दिलदार सांवरिया, वो फिल्म ने मुझे एक अलग पहचान दी। उसके बाद फिर उस तरीके की जो आप बात कर रहे हैं कि आपको लगा हो कि फिर धीरू यादव की फिल्म आई कटान, वो भी बहुत अलग थी। उसमें भी मैं एक स्टूडेंट की तरह था। उसका भी लुक, प्रेजेंटेशन बिल्कुल
किरदार अलग था। उन्होंने भी यही बोला था कि संजय पांडे को ले रहा हूँ, लेकिन संजय पांडे नहीं चाहिए। ये लाइन बहुत बड़ी है कि ले तो आपको रहा हूँ, लेकिन आप नहीं चाहिए मुझे पर्दे पे। वो संजय पांडे चाहिए जिसको अब तक लोगों ने नहीं देखा। तो ऐसी बहुत सारी फिल्म आई जिन्हें मैं 2 फिल्मों का तो नाम ले सकता हूँ, कटान, दिलदार संवरिया, और अभी भी आने वाली एक फिल्म बहुत अच्छी मेरी ट्रांसफार्मर उड़ गया, वो अभी अंडर प्रोसेस है, पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है। वो भी आपको आएगी तो एक अलग फिल्म दिखाई देगी। ऐसे में एक फिल्म आई थी आपकी जिसमें आपका पूरा गेटअप सफेद था, वो खतरनाक सा लुक, खतरनाक सी आंखें, खतरनाक सा अंदाज। और फिर एक फिल्म आई आपकी जिसमें ऐसे एक आंख पत्थर की दिख रही है और ये बेटा निरहू। हाँ, निरहू नहीं, वो 2 फिल्में आप मिक्स कर रहे हैं। पहले वो सफेद सफेद वाली, हाँ, मतलब दोनों अलग अलग फिल्म उसको लेके एक्चुअली मेरे को ऑडियंस को अच्छा लगा, फिल्म सुपरहिट थी वो हुकूमत। लेकिन इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया मुझे उस गेटअप को लेकर। उनका कहना था बुड्ढे तो आप बन गए वाइट लगा के, आप अपनी स्किन से बुड्ढे नहीं लग रहे थे उसमें, आप जवान ही दिख रहे थे। क्यों किया था वो गेटअप? वो इकलौता गेटअप था जिसके लिए मुझे इंडस्ट्री ने बहुत क्रिटिसाइज किया, क्योंकि मैं क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करता हूँ। मेरे से अपनी बात कहने में कोई डरता नहीं इंडस्ट्री में कि अगर इनकी एक्टिंग की बुराई कर देंगे तो बुरा मान जाएंगे। लोग खुल के बोल देते हैं। तो उसमें लोगों ने खुल के कहा कि संजय जी अच्छा तो लग रहा है। वो डायरेक्टर की पसंद थी, मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर से डिस्कशन करता हूँ, मैं डायरेक्टर से आर्गुमेंट नहीं करता, बहस नहीं करता जी। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, डायरेक्टर से बहस मत करना। पहला मंत्र दिया था मुझे मेरे पंडित सत्यदेव दुबे ने। तो मैं डायरेक्टर से बहस नहीं करता, मतलब अंततः मैं उसकी बात मानता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। अगर वो मेरी बात ना माने, मेरी सलाह ना माने, तो मैं फिर उसकी बात मान लेता हूँ। तो ये निर्देशक थे अरविंद चौबे जी, उन्होंने मुझे एक गेटअप भेजा था। वो इंस्पायर्ड था किसी हिंदी फिल्म से, मैंने लिया, फिल्म हिट हो गई तो गेटअप भी चल गया। लेकिन मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, और आज भी इंडस्ट्री के लोग उस गेटअप को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। पत्थर की आंख हमारा कॉन्सेप्ट था राजा बाबू जी। वो एक्चुअली क्या है, मंजुल ठाकुर की एक खासियत है कि मंजुल ठाकुर अपने किरदार को गढ़ते हैं स्क्रिप्ट में भी और एक्टर के साथ। अब वो भी हालांकि फास्ट फूड के ज़माने में आ गए हैं, तो अब वो गढ़ना उनका भी लगभग बंद हो गया है। अब वो भी समय के साथ भाग रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस समय बहुत क्रिएटिव थे, क्योंकि साल में 1 फिल्म करते थे, 2 फिल्म। तो उनकी हर फिल्म में किरदार के लिए बड़ी मेहनत। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भैया ये किरदार निर्वा हिंदुस्तानी 1 से कुछ अलग नहीं है। 1 आ गई थी उस वक्त तक। तो बोले, जब ये लाइन बोली उन्होंने कि अलग नहीं है स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अलग कर सकते हैं, सोचिए। मैं मुंबई में नहीं था, मैं बाहर था, मैंने एक आइडिया लगाया। मैंने कहा मुझे एक आंख चाहिए, पत्थर की आंख चाहिए, जिसमें वॉल ब्लैक हो, बाहर से व्हाइट दिखना चाहिए। तो उन्होंने अग्री किया। उनका मेकअप मैन गया लोखंडवाला अंधेरी में, लेकर लगा कर मुझे भेजा। मंजुल जी ने कहा कि भैया ये तो हॉरर लग रहा है। मैंने कहा हॉरर नहीं लगेगा, जब कैरेक्टर स्क्रीन पे आएगा तो फर्स्ट फ्रेम में हो सकता थोड़ा सा हॉरर लगे, बाद में ऑडियंस यूज्ड टू हो जाएगी, मैं भरोसा करो। तो ये जो आप ये दोनों फिल्म बता रहे हैं, ये दोनों, मतलब मेरा सवाल यही था कि दोनों 2 तरह की फिल्म है। हाँ। और दोनों फिल्म में आप बतौर एक्टर 2 तरह के किरदार कर रहे हैं। हाँ। एक किरदार ठीक है, आपकी इंडस्ट्री ने उसको, मतलब उसकी आलोचना की। हाँ। लेकिन बतौर दर्शक मेरे गेटअप की आलोचना की, परफॉर्मेंस की नहीं। बतौर दर्शक उस किरदार ने लोगों को डराया। और ये जो सेकंड वाला किरदार, ए बेटा निरहू वाला, जो वो निरवा हिंदुस्तानी 3 का है जी, उसका नाम है झारखंडे। हाँ, बिल्कुल। तो भैया मेरा सवाल ये है कि इन दोनों किरदार में से आप बतौर एक्टर कौन सी किरदार को मुश्किल मानते हैं? निरवा हिंदुस्तानी 3 का, झारखंडे, कॉमिक वाला। वो बहुत टफ था, क्योंकि एक तो उसमें र की जगह अड़ा बोला और उस कैरेक्टर को मेंटेन रखना जो मैंने हुकूमत में किया, वो मेरे लिए बहुत टफ नहीं था। वो ऐसा मैं कई फिल्मों में कर चुका था जी। लेकिन निरवा हिंदुस्तानी 3 का झारखंडे जी, और वो नाम भी दिनेश जी का दिया हुआ है, वो नाम नहीं था किरदार का जी। वो किरदार ज्यादा टफ था क्योंकि उसमें दांत भी टूटा था बीच में, और उसमें उसके बच्चे नहीं थे। बच्चे तो निरवा हिंदुस्तानी 2 में थे, गोद में बच्चे से लेके चलता है, वो 2 का किरदार है। वो 3 में झारखंडे का किरदार थोड़ा टफ था, क्योंकि लैंग्वेज डबिंग करते वक्त भी ध्यान रखना था, और वो मेरे को टफ लगा था। तेरा कोड़ा निरहू वो
लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया। वो अभी मैं कहूँ तो राजा बाबू बड़ा हिट हुआ था किरदार मेरा, उसमें नागिन बड़ी हिट हुई थी। अभी जो चल रहा है रिसेंटली वो झारखंडे ही चल रहा है। हाँ। अच्छा भैया, अभिनय की शुरुआत कब हुई? कब ऐसा लगा कि आपके अंदर एक अभिनेता है? ऐसा मैं तो कभी कह नहीं सकता कि अचानक मुझे कुछ हुआ। जी। पहली बार क्लास 5th में था तो मैंने मैं ऑर्डर्स फैक्ट्री में रहता था, वहां मैंने एक जन को देखा था। स्टैंड अप कॉमेडी तब से चल रही है, लोग आज बोलते हैं। तो कुलकर्णी बंधु थे, वो करते थे, 2 भाई, उनका देखा था मैंने स्टैंड अप कॉमेडी में, छोटी सी स्टोरी थी, उसको परफॉर्म किया था जब मैं क्लास 5th में था। फिर गाँव आता था, गाँव में नौटंकी देखने दूर दूर जाता था शादियों में, तो वहीं से रुचि जागी। हम ऑर्डर्स फैक्ट्री जहाँ रहते थे वहाँ पर रियूनियन मंच में मई दिवस के दिन नाटक होता था, लेबर डे के दिन। नौ दुर्गा में 9 दिन हमारे यहाँ नाटक होता था जो बंगाली कमेटी रखती थी। वो सारी चीजें अंदर आती गई और पता ही नहीं चला कब। मतलब 5वीं क्लास में एहसास हुआ एक बार? क्लास 5th में था। हाँ, वहां से यात्रा शुरू हुई। वहां से शुरू हुआ। बात भी जब अभिनय की आती है, हाँ। तो एक शब्द आता है थिएटर। हाँ। आप इन दोनों शब्दों को कैसे देखते हैं? एक्चुअली थिएटर तो एक अलग पूरा एक विधा है। थिएटर अभिनय नहीं है, थिएटर में तो सब आ जाता है। जी बिल्कुल। थिएटर, अगर अभिनेता थिएटर कर रहा है तो उसकी नींव बहुत मजबूत हो जाती है। और ऐसा नहीं, लोग कहते थिएटर अलग है, सिनेमा अलग है। जी। कुछ ऐसा नहीं है, फर्क नहीं है। अभिनय वही है, वॉइस प्रोजेक्शन में फर्क आता है। थिएटर में थोड़ा वॉइस ज्यादा तेज करनी पड़ती है, मीडिया में नहीं। अच्छा, कोई अभिनेता बिना थिएटर के एक्टिंग कर सकता है? हाँ, कर सकता है, कॉमन सेंस है उसके अंदर, विच इज नॉट वेरी कॉमन। तो कॉमन सेंस है तो वो कर सकता है। आमिर खान ने थिएटर नहीं किया, बहुत अच्छे अभिनेता है। जी। एक्ट्रेस जो मेरी फेवरेट है काजोल, उन्होंने कोई अभिनय नहीं किया। अजय देवगन ने कोई थिएटर नहीं किया। पुराने शाहरुख खान ने किया है, मनोज वाजपेयी ने किया है, बच्चन साहब ने किया है, दिलीप साहब ने कोई थिएटर नहीं किया जहां तक मेरी वो जानकारी है। तो ऐसा नहीं है, बिना थिएटर के भी नरगिस जी ने कोई थिएटर नहीं किया था। लोग अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, बशर्ते कि आप अलर्ट रहें और आपको पता रहे कि अभिनय क्या है। तो एक शब्द मैं पूछूं कि बतौर अभिनेता आपको अगर सबसे बारीक चीज देखना हो, अगर कोई आपको स्क्रिप्ट मिला और उसको अब आपको पर्दे पे उतारना है एक अभिनेता के तौर पे, आप सबसे बारीक चीज क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो उसमें लिखा नहीं है, जो उसमें जो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है। आपको हर चीज लिख के नहीं मिलती है। आपको, हम जब करेक्टराइजेशन करते हैं, हमको जो सिखाया गया है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जो सबसे मेन पॉइंट, अगर आप बारीक की बात करें जी, तो उसकी सोच। 2 इंसान, हम और आप बैठे हैं, हमारे आप में कोई शारीरिक बनावट में परिवर्तन नहीं है। 2 हाथ, 2 पैर, नाक, मुंह, कान, बाल सब वही है लगभग, आंखें, क्या फर्क? अब ये देखना पड़ता है कि फर्क क्या होगा। फर्क ये होता है, सोच का फर्क होता है। आपकी पढ़ाई अलग होगी, आपका सर्कल बचपन का अलग होगा, मेरा सर्कल अलग है, और आपकी सोच का असर आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी पड़ता है, आपकी चाल भी। एक नया गुंडा और एक बाहुबली की चाल में फर्क होता है। जो नया नया गुंडा बनता है वो थोड़ा सा चौड़ा होके चलता है। नया नया गुंडा बनता रहा, हाँ, सीना एकदम छाती खोल के चलता रहा। जो बाहुबली होता है ना, जिसके पीछे बड़ी ताकत होती है, वो तो शो ही नहीं करता कुछ। उसको तो पता होता है कि मैं इशारा कर दूंगा तो काम हो जाएगा। ये बेसिक फर्क होता है, वो हमें देखना पड़ता है कि इस किरदार की सोच क्या है, इसकी स्कूलिंग क्या है, ये कितना पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा है। तो उस सब पे उसका एटीट्यूड डिसाइड होता है। और वो लोग जो मुझे कहते हैं कि आप बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, आप इतना डिफरेंट कैसे कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट में सोच पढ़ता हूँ जो लिखी नहीं होती। डायलॉग से सोच समझ में आ जाती है। आप कहते हैं ना, भाषा से आपकी शिक्षा का पता चलता है। आप एक बार बोलेगा कोई बंदा, आपको पता चल जाएगा कि कितना पढ़ा लिखा है या किस सर्कल में रहा है। ये सब चीजें नोट करना पड़ता है। अच्छा भैया, अभी आपने अपने पिताजी से मिलवाया हम लोगों को, मिलकर बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद मिला। जब पिताजी को पहली बार पता चला कि बेटा अभिनेता बनना चाहता है, क्या रिएक्शन था पापा का? नहीं, वो नहीं चाहते थे मैं एक्टर बनूं। नहीं चाहते थे? घर में कोई नहीं चाहता था मैं एक्टर बनूं, क्योंकि
एक्टर की हमारे सामने उस वक्त कोई ऐसी मिसाल नहीं थी ना कि हमारे बीच से कोई लड़का निकल के आस पड़ोस से कोई बड़े नाम पे चला गया हो। तो हर कोई पिता नहीं चाहेगा कि बेटा उसका एक किसी असुरक्षित क्षेत्र में जाए जिसमें कुछ भविष्य नहीं पता, क्या होगा नहीं होगा। हमारे सामने मापदंड आज भी माता पिता लोगों के रहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर या ऐसा कोई सरकारी जॉब, तो वो एग्री नहीं थे वो उससे। आपके बारे में क्या था उनका कि आप क्या बने? वो तो मुझे संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे। हाँ, नॉट पंडित, पूजा पाठ वाला पंडित नहीं, एक संस्कृत का विद्वान जो प्रोफेसर हो, संस्कृत का लेक्चरर हो। अच्छा, पंचम रंग और अभिरंग दो नाम आपसे जुड़े हुए हैं। मनोज भैया भी हैं। हाँ, मनोज जी का पंचम रंग है, मेरा अभिरंग है। अभिरंग। हाँ। ये जो आप लोगों ने एक इसको हम लोग इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। तो ये जो दो इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक इंस्टीट्यूट या फिर दो इंस्टीट्यूट चल रहा है अभिनय का, क्या सोच थी इसको बनाने के पीछे? देखिए, मेरा तो है थिएटर ग्रुप, उन्होंने भी थिएटर ग्रुप ही बनाया, क्योंकि मैंने 20 साल थिएटर किया, फिर बीच में गैप दे दिया, वापस कम बैक किया। तो मुझे हमें लगा जो हम जानते हैं वो हम अपनी पीढ़ी को दें जी। और एक थिएटर बनाया। थिएटर चूंकि हमारे लिए अभी भी पहला प्यार है, इंसान कुछ भी हो जाए पहला प्यार नहीं भूलता, वो पहला प्यार हमारा थिएटर है। थिएटर में मुझे आज भी ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, तो इसलिए हमने ग्रुप बनाया और आज सबको ईश्वर की कृपा से वो अच्छा चल रहा है। पंचम रंग, मनोज जी तो खैर उनके साहस की दाद दूंगा, उन्होंने कमाल का स्पेस दे दिया, डोनेट कर दिया। वो जमीन जिससे वो लाखों करोड़ों कमा सकते थे, उन्होंने अपनी संस्था को दे दी। बहुत बड़ा काम किया मनोज टाइगर। हाँ, मनोज टाइगर। वो जो पंचम रंग संस्थान बनाया है, बाप रे, उसका कमर्शियली दे दे तो उसका तो लाखों महीना आएगा। लेकिन उस इंसान ने कुर्बानी दी रंगमंच के लिए। आगे उससे उनको इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट है वो तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन अभी तो उस बंदे ने साहस दिखाया ना अपना, उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, आपने एक पोस्ट लिखा था कुछ दिन पहले, चूंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, पढ़ते रहता हूँ आपको। आपने लिखा कि अभिनेत्रियां भोजपुरी की जो है वो थोड़ी पक्षपात करती हैं। किस तरीके से, क्या था? लाइक अगर वो किसी इंटरव्यू में बैठी हैं, उनसे सिर्फ अभिनेत्रियां नहीं, अभिनेता भी, सुपरस्टार भी जी। वो हमारे साथ फिल्में करते हैं, और एक दिनेश जी हैं जो कभी कभी बोल देते हैं जी। ये लोग ऐसे सामने मिलेंगे तो कहेंगे कि अरे आपकी बदौलत फिल्म थी, आपने कमाल का परफॉर्म किया संजय जी, और आपने वो रोल जो किया राजा बाबू में, आपने जो किया उसमें, आपने जो किया बंधन में। लेकिन वही हीरो हीरोइंस जब इंटरव्यू देते हैं और उनसे ये तक पूछ देता है अगर कोई पॉडकास्ट में कि कौन कौन था उस फिल्म में, तो वो हमारा नाम ही नहीं लेते, वो सिर्फ हीरो का नाम लेते हैं या हीरो हीरोइन का नाम लेता है। वो हमें सोशल सामाजिक तौर पे हाशिए में रखते हैं। उनको बड़ी शर्म आती है ये बताने में कि संजय पांडे भी हमारे इंडस्ट्री के एक्टर हैं, अवधेश मिश्रा भी हैं, मनोज टाइगर भी हैं, सुशील सिंह भी हैं, प्रकाश जैस भी हैं। ये वो किसी, आप एक इंटरव्यू खोज के दिखा दीजिए किसी हीरो का, किसी हीरोइन का, जिसमें उसने इन किरदारों का, इन कलाकारों का नाम लिया हो, जबकि हमारी ऑडियंस ये कहती है कि ये स्तंभ है, ये अभिनय स्कूल है, ये इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इनके मुंह से आप नहीं सुनेंगे, इनको लगेगा इनका कद छोटा हो जाएगा अगर ये हमारा नाम ले लेंगे तो। ये शिकायत तो मुझे लगता है सबको है, और मुझे बोलने में कोई परहेज नहीं है। हमारे सामने मिलते तो अरे बाप रे, ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा तो कोई नहीं है हमारा प्रशंसक, और अरे संजय जी उस फिल्म में तो आप जान थे। यह बतिया पॉडकास्टवा में कहा ना कहला लोगन कि संजय पांडे जान रहे हो पिक्चरवा का, मनोज टाइगर जान रहे हैं, वो तो तब कहे में ला जावे ले कोनवा में ले आके हमके सर्टिफिकेट दे देबा, और पब्लिक में कहे में ला जावे ले कि हम जहां बोले के चाहिए वजह ला जावे ले, वजह लगा कि अरे इनकर कद बढ़ जाई, तो तोहरा ना घटाउले से हमार कद घटी, जब तोहरा बढ़ाउले से हमार कद बढ़ी। हमार कद पब्लिक डिसाइड करे ले, पब्लिक हमार कद पहले से बड़ा कैले बा, करना चाहिए मत तू मत दे बार अपने पास रखा अपन क्रेडिट, तो उनके खुश करो तो के खुश करे। अच्छा भैया, ऐसे राहुल व्यक्तिगत तौर पे नुकसान बा, ठीक बा, हम मानते हैं, इनमें भोजपुरी सिनेमा का कितना नुकसान होता है ऐसे गईला से? भोजपुरी सिनेमा का नुकसान इस उसमें है, नुकसान नहीं है, आपके अंदर अप्रिशिएशन नहीं है, आप अप्रिशिएट नहीं करते, आप कभी अपने कैमरामैन को अप्रिशिएट नहीं करते, आप राइटर को अप्रिशिएट नहीं करते, आप नहीं बोलते कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है। सिनेमा इज टीम वर्क, बिल्कुल ये टीम वर्क कहा जाता है, टीम को क्रेडिट दीजिए ना। रोहित शेट्टी क्यों लिखता है रोहित शेट्टी एंड टीम,
ये लिखते हैं कभी, ये बोलते हैं कभी किसी इंटरव्यू में कि नहीं उस फिल्म के डीओपी ने कमाल किया था, मुझे बहुत खूबसूरत दिखाया? नहीं। ये हमारी इंडस्ट्री दरअसल क्या है, हम लोग हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो हम सबका क्रेडिट खुद ले लें। हमने तो कोई, ये हम लोग क्रेडिट चोर लोग हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बोल रहे हैं? हम भोजपुरी इंडस्ट्री में हम क्रेडिट देना ही नहीं चाहते किसी को। हम सोचते हैं हमारी बात करो, हमारी पुराण करो, हमारा चालीसा पढ़ो, हमारे बारे में बात करो बाबू, हमने जो किया सो किया, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं। अच्छा भैया, एक टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा। हाँ, भोजपुरी सिनेमा को लेके कि भोजपुरी सिनेमा में एक ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर गायक ही लीड रोल करते हैं, सिंगर ही लीड रोल में रहते हैं अक्सर। एक्चुअली परंपरा शुरू हुई मनोज जी से जी। उसके पहले तो नहीं था, सुजीत जी थे, राकेश पांडे थे, कुणाल सिंह थे, उस दौर में ऐसा नहीं था। ये परंपरा शुरू हुई मनोज जी से। उसका एक बेनिफिट है सिनेमा को मिला, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ। उसका बेनिफिट सिनेमा को ये मिला कि उनकी एक अपनी ऑडियंस पहले से तैयार थी जो हमें हॉल में मिली, जिसका बेनिफिट फिल्मों को मिला और फिल्मों का ग्रोथ हुआ। तो ये उस हिसाब से फिर हम दिनेश जी को लाए, पवन जी को लाए, खेसारी जी आए, तो उनकी फिल्मों को ऑडियंस पहले से रेडीमेड ऑडियंस मिलती थी। हमें ऑडियंस को ये बताना नहीं पड़ता था कि हम अच्छी फिल्म बनाए हैं या हम क्या फिल्म बनाए। ऑडियंस उनके चेहरे को देख कर आती थी, जिसका बेनिफिट हमें मिलता था। वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अभी है ये चीज? अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो खत्म। अब तो जो चैनल की फिल्में बन रही है उसमें सारे नॉन सिंगर हैं, और जो सिंगर भी है तो उनकी सिंगिंग कोई फेमस नहीं है, कोई जानता नहीं है। वो तो हमको सेट में कई बार पता चलता है कि अच्छा, हम पूछते हैं अच्छा तुम सिंगर भी हो? हाँ भैया 10 एल्बम आ चुका है। तो हम बता रहे यार हमें तो पता ही नहीं बॉस तुम सिंगर हो। अब वो भूल जाते हैं, अब वो बताते भी नहीं है सिंगर है, गाए बगाए अपना एल्बम निकालते रहते हैं। बट अब सिनेरियो बदल चुका है सिनेमा का पूरा। अच्छा भैया, एक चरित्र अभिनय शब्द है, चरित्र अभिनेता जी, चरित्र अभिनेता। हाँ, चरित्र अभिनेताओं को लेकर मनोज सिंह टाइगर भैया के पास जब हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की चरित्र अभिनेताओं को लेकर। हाँ, आप कैसे देखते हैं इनको? एक्चुअली चिंता तो है, चरित्र अभिनेताओं को लेकर चिंता तो है, लेकिन मैं उसमें दोनों तरफ से दोषी मानूंगा। चरित्र अभिनेताओं का भी दोष है कि ये बहुत डरे हुए हैं, ये बहुत डरी हुई कौम है। ये अपने बारे में खुल के ना कह पाते हैं, ना ये अपनी बात कह पाते हैं, ना अपनी डिमांड रख पाते हैं। ये बहुत भयभीत रहते हैं कि हमने कुछ भी बोला कल को हम सिनेमा से बाहर कर दिए जाएंगे। इन्होंने अपनी कोई एसोसिएशन नहीं बनाई है। ये खुद बहुत हद तक दोषी अपने हालात के चरित्र अभिनेता खुद भी है। बिखरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं और डरे रहते हैं। आप बोलो और इतने डरे हुए हैं कि आपकी अच्छी पोस्ट पे कमेंट करने से भी डरते हैं कि क्यों डायरेक्टर पढ़ ली, प्रोड्यूसर पढ़ ली, थम के फिल्म में ना ली। तो जब आप इतने डरे हुए हैं तो भाई साहब फिर वो भी तो जानते हैं कि आप डरे हुए हैं, फायदा उठाएंगे। वो तो फायदा उठाएंगे आपके इस डर का। अच्छा ज्यादा पानी मांग रहे हैं आप, आपको बिस्लरी ही चाहिए, भाई देख लेना अगली पिक्चर में। अरे नहीं भैया क्या बात कर रहे हैं। ये मैंने ऐसा देखा है अपनी इंडस्ट्री में, लोग पानी मांगने से भी डरते हैं, पीने वाला पानी भी मांगने से डरते हैं कि अगर डायरेक्टर नाराज हो गया, प्रोड्यूसर नाराज हो गया तो अगली फिल्म में नहीं लेगा हमको। ये सब लोग नेता खोजते हैं, एक नेता मिले जो हमारी बात रखे, और उसका परिणाम भी नेता भुगते। फिर हम नहीं, हम थोड़ी बोले थे भैया, वही बोले तो हम तो आपके साथ कितना एडजस्ट करते हैं। आपके साथ हम पिछली 8 फिल्में कर चुके, आपने देखा कभी हमको आज तक कोई बात बोलते? कितना मैनेज करते हैं हम चीजों को। तो जहां मैनेज शब्द आता है ना, तो भैया फिर मैनेज ही होंगे आप, वीक हो जाते हैं। हाँ, वहां वीक हो जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे भैया? नहीं हो पाएंगे स्ट्रॉन्ग। पहली बात तो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो दम से कहते हैं अपनी बात। ये एज एन एक्टर भी वीक है ना, इनको पता है कि ये यहाँ नहीं चलेंगे तो कहीं नहीं चलेंगे। उनको पता है कि भैया यह घर वहां जवन खाना खियावत है, दूसरे घर जाए तो मार के भगा दिए कोई, यही घर में भोजन पानी मिला था। आप हिंदी में खड़ा कर दीजिए, 4 लाइन हिंदी की दे दीजिए, वो हिंदी बोल नहीं पाएंगे ठीक से। अब दूसरा पक्ष बोल रहे हैं भैया, एकदम दूसरा पक्ष है बिल्कुल, वो हिंदी नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश की तो बात छोड़ दीजिए, आप फंबल मार जाएंगे। वो जानते हैं कि ये घर बड़ा कंफर्टेबल है, तो भैया चला 2 रोटी कम में खा, कम से कम खाए तो मिलाते हैं यहाँ। उनकी वीकनेस ये है, जिस बात का फायदा उठाते हैं बस। अच्छा भैया, भोजपुरी के कुछ एक्टर हैं जो
लगता है पॉलिटिक्स में बने हुए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, हाँ। कुछ लोग आने की जुगत में हैं। हाँ, आपको ये कितना सही लगता है? ये इनका व्यक्तिगत विचार है, उनको लक्ष्य है राजनीति में जाना, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन उनके भोजपुरी राजनीति में जाने से भोजपुरी को कोई बेनिफिट नहीं है ना। बात बहुत बड़ी बात कह रहे हो। बहुत दूर तक चली जाएगी, बाद में ज्यादा बोलूंगा इस बारे में। आप बता दीजिए ना, चलिए मैं छोड़ दीजिए, मैं मुंह बंद कर लिया, आप बता दीजिए, कोई भी खड़ा होकर बता दे कि हमारे किसी भी हीरो के राजनीति में जाने से भोजपुरी सिनेमा को ये बेनिफिट मिला। क्या सरकार भोजपुरी कलाकारों के लिए, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट तो मकान देती है, शुरू से देती आई है, कलाकारों का एक कोटा होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र में जी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कलाकारों के लिए कोटा होता है। एक जगह है बांद्रा में, कला नगर के पीछे, जहाँ ठाकरे साहब का घर है, उनके पीछे है साहित्य सहवास, उस जगह का नाम है। वहां पर स्पोर्ट्समैन, कलाकार, वो पूरा एक कंपाउंड है जो उन्हीं को दिया जाता है, कोटा। तो आप बताइए ना मुझे कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के लिए, तकनीशियन के लिए कौन सी योजना हमारे भोजपुरी के जो अभिनेता हैं, जो नेता बने हुए हैं, कौन सी योजना आई है? संसद में भोजपुरी कलाकारों को लेकर क्या डिमांड रखी गई है? महाराष्ट्र में गवर्नमेंट देती है ना। महाराष्ट्र में तो मुंबई में मैं देखता हूँ कलाकारों के नाम पे चौक बने हैं। आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए ना, कौन सा चौक चौराहा किस कलाकार के नाम पे बना है? नजीर हुसैन के नाम पे कुछ बना, सुजीत कुमार के नाम पे कुछ बना, राजकुमार शाहबादी या जो लोग थे, राकेश पांडे जो हमारे कलाकार थे, वो बना? नहीं बना। कोई मांग ही नहीं करता, क्योंकि कोई मतलब नहीं किसी को। मैं कह रहा हूं, आप पूरे देश के लिए हैं, आप अपने क्षेत्र के लिए हैं, जिस क्षेत्र से आप चुने गए उस क्षेत्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रति जिम्मेदारी नहीं है आपकी? जिस इंडस्ट्री की पहचान की वजह से आप राजनीति में गए हैं, वरना आपकी क्या पहचान? मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को इंगित नहीं कर रहा हूं, मेरे सबसे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन ये शिकायत भी है, ये तकलीफ भी है। हक से कह रहे हैं तो हम हक से कह रहे हैं, हम आपके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। हमें आपसे उम्मीद है कि आप गए हैं, भोजपुरी ने आपको भेजा है ना, तो भैया इन्होंने लोगों के बारे में तनी सोचा ना कुछ, कि जो तकनीशियन घर बैठ गए हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, सिर्फ वहां मुंबई में सेंटा सोचे, सेंटा देती है कुछ आपको एक्सीडेंटल। आज एक्सीडेंटल कोई अमाउंट है यहाँ पे? कोई बीमा है किसी कलाकार का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? हमारे भैया लोगों ने कभी उत्तर प्रदेश सरकार में ये बात रखी कि इन कलाकारों का इंश्योरेंस होना चाहिए, इनको घर होना चाहिए जिनके पास नहीं है, इनको एक पेंशन देनी चाहिए हमें? किसी ने कोई बात नहीं रखी और न कोई रखेगा, क्योंकि अब वो हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। वो आप माने ना माने, हम झूठाई कब भैया हूँ, भैया हूँ, भैया हमारा ना हो, अब भैया गए ना कहीं और कहोगे ना, अब वो तुम्हारे गाँव का ना हो, झूठाई अपने गाँव को बना के अपन नाम मत करा। अभी पिछले दिनों आपका एक पोस्ट देखा है मैंने, आपने श्री पवन कल्याण जी को मेंशन करा है। कल ही डाला है मैंने, कल या परसों में। वहां पे उनको ले जाके उप मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने, और यहाँ के जो स्टार, क्यों सीएम नहीं थी वहां की तमिलनाडु की? हाँ जी बिल्कुल, जयललिता जी। उसके पहले जो थे उनका नाम एनटीआर जी, सब तो ये लोग तो बड़े पद में थे ना। हमारे हिंदी में या भोजपुरी में इनको बड़ा पद, मंत्री पद तो मिल जाना चाहिए था। मुझे सरकार से मेरी मतलब रिक्वेस्ट ही है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो अभिनेता गए हैं आपके पास, उनको कोई मंत्री पद दीजिए, क्योंकि वो 2-2, 3-3 बार जीते हैं, जितवा भी रहे हैं और जितवा भी रहे हैं। आप उनका सदुपयोग कर रहे हैं अपनी रैलियों में ले जाके, उनसे भीड़ जुटवा रहे हैं, उनकी बातें हमारी ऑडियंस मान रही है, तो मतलब ये हमारे यहाँ के पावरफुल लोग हैं। इनको पावरफुल, उनको एक गरिमामयी वो दीजिए, मंत्री पद दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? वो मिलना चाहिए। हमारे यहाँ का भी, हमें भी खुशी होगी हम जब देखेंगे हमारे यहाँ का अभिनेता आज फलाना कैबिनेट मंत्री है या वो मंत्री है, वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जाते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं अपने आपके राजनीतिक क्षेत्र में। सरकार को मुझे लगता है इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। अब मैं कुछ अभिनेताओं का नाम लूंगा, एक रैपिड फायर टाइप का कुछ करते हैं, और उसमें आपको बताना है कि इनमें से बेहतर अभिनेता कौन है। ये बड़ा टफ है। चलिए करते हैं भैया। प्रकाश जैस या सुशील सिंह? प्रकाश जैस। प्रकाश जैस या संजय महानंद? प्रकाश जैस।
प्रकाश जैस या फिर मनोज सिंह टाइगर? मनोज सिंह टाइगर। मनोज सिंह टाइगर या फिर अवधेश मिश्रा? मनोज सिंह टाइगर। मनोज सिंह टाइगर या फिर संजय पांडे? मनोज सिंह टाइगर। ये क्या है? उनसे जब हम लोग पूछ रहे थे बैठे थे तो सारा घूमते 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 आप तक कहते बोले ना पवन, उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं। नहीं, मनोज जी अपने इस बात को माने ना माने, यार जो एक्टर 1 घंटे मंच पे, मैं आज तक 20 साल से थिएटर कर रहा हूँ, 25 साल 30 साल हो गया, मैं आज तक एक सोलो प्ले नहीं कर पाया। मनोज टाइगर 2-2 प्ले करते हैं। आखिरी पाती मांस का रुदन, अकेले बंदा 1.5 घंटे मंच में खड़ा, सर हालत खराब है, पसीना छोड़ रहे हैं आप। और वो सिर्फ अभिनय ही नहीं करते, गाते भी हैं। अकेले बंदा सुर में गा रहा है, अकेले परफॉर्म कर रहा है, आपको रुला भी रहा है, हंसा भी रहा है। अरे सर पैकेज वो ग्रेट है इस मामले में। अच्छा भैया, अभी तक हम लोग जो बात किए उसमें से भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कहीं ना कहीं एक मन में ये है कि थोड़ा बदलाव तो होना चाहिए, थोड़ा तो मतलब बेहतर होना चाहिए, कंटेंट आनी चाहिए। ये इंडस्ट्री भागीरथी के अभाव में भटक रही है। यहाँ कोई भागीरथी नहीं है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? और सबसे बड़ी विडंबना जिस इंडस्ट्री की है जी, मैं बार बार हर इंटरव्यू में ये बात बोलता हूँ कि हमारी अपनी कोई एक एसोसिएशन नहीं है जी, हमारा अपना कोई चौपाल नहीं है। हर इंडस्ट्री के लोग आपस में बैठते हैं जी, बात करते हैं। जब फिल्में फ्लॉप होती है, इंडस्ट्री बुरी हो रही है, क्या करें कैसे करें, हमारे यहाँ इस तरीके का विचार विमर्श नहीं होता। हमारे यहाँ वो नदी बह रही है, वो आई ना एक बाल्टी से निकलना पानी लेके गई ना, वो आई ना 2 बाल्टी निकलना लेके गई ना। अब वो नदी में कचरा होत बा कि नदी मतलब सड़ जाए, ऐसे मतलब ना, अपने हिस्से का पानी निकाल निकाल के हर कोई यहाँ से चल दिया। किसी ने नदी की सफाई के बारे में, उसके विकास के बारे में नहीं सोचा और न सोच रहे हैं। और हम इतने डरे हुए हैं कि हम तो बोल भी नहीं पाते हैं कि ये भैया थोड़ा ध्यान दे दो, नदियां गंदी होती, भैया बुरा मान जी। तो हम लोग अब किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं सर? जिस इंडस्ट्री में मतलब नहीं सोचता कोई, कौन सोचता है मुझे बताइए। एक नाम लूंगा, दिनेश लाल यादव का, जिसने अपना घर का पैसा फूंक के फिल्में बनाई है, कंपनी चलाई है। किस हीरो ने बनाई सर फिल्में, बता दीजिए। किस हीरो ने फिल्में प्रोड्यूस की? दिनेश लाल ने तो बनाया है। 2.5 करोड़ 3 करोड़ की फिल्म बनाई थी बॉर्डर, निरवा हिंदुस्तानी 1 2 3 4, घूंघट में घोटाला, कितनी फिल्में उस कंपनी ने। और भी फिल्में जिनका नाम औलाद, कितनी फिल्म, चलनी चाला दूल्हा। आप बताइए ना, आप इंडस्ट्री को एक फिल्म भी नहीं बना के दे पा रहे कि चलिए भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ। उस इंडस्ट्री के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। भैया जवान चलत बा जैसन चलता, जिया खा लोगन मस्त रहा। भैया जो भोजपुरी की स्थिति बन गई है, बनी हुई है, जिस पर आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इस मतलब मेरा सवाल जो था वो यही था कि इसमें बदलाव कब तक होने का आपको लग रहा है कि कब तक बदलाव होगा, कब तक आपकी जो उम्मीद की भोजपुरी इंडस्ट्री है वो बन पाएगी? मुझे लगता है अब वो समय आ रहा है, क्योंकि अब हम अपने मन का सिनेमा बना रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम अब सिनेमा हॉल से निकलकर यूट्यूब पे आ गए हैं जी, तो अब हम अपने मन का बनाएंगे। बशर्ते ये है कि अब हम पर्दे पे नहीं दिखा पाएंगे लोगों को, लोग मोबाइल में देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, तो सिनेमा बनेगा। अब बन रहा है सिनेमा, अब आप हीरो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हम इतने बड़े पर्दे से इतने में आ गए हैं, तो लेकिन अब अपने मन का बना रहे हैं। ये क्यों हुआ है कि बड़े पर्दे से आप पर्दे पे फिल्म पब्लिक जा नहीं रही देखना, हम लोग यूट्यूब में ही देख रहे हैं फिल्म। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विषय है, हाँ, अश्लीलता। हाँ, आप कैसे देखते हैं इस विषय को, अश्लीलता? अश्लीलता तो खत्म हो गई है, अश्लीलता तो है नहीं। हम तो लॉकडाउन के बाद से जो फिल्में चैनल के लिए बन रही, चैनल की फिल्मों ने सफाई कर दी है। लेकिन चक्कर ये कि अभी भी एल्बम तो वैसे बन ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम एक एल्बम के लिए हल्ला हो रहा है, सेंसर बन गया, सेंसर बन गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ सेंसर है जी। हमारे वरिष्ठ लोगों ने एक सेंसर भी नहीं बना पाए हम एल्बम का। तो एक्चुअली जो बाहर की इंडस्ट्री वाले हैं ना, वो यूट्यूब पे देखते हैं, पर्दे पे जाते नहीं है। तो जैसी भोजपुरी डालो तो फट से आ जाता है, जोड़ी में, नाभि में, चोली में, हाँ, घाघरा में, ब्लाउज में, साया में, पेटीकोट में, तो उनको लगता है ओ दिस इज द भोजपुरी इंडस्ट्री। स्टूपिड, दिस इज नॉट भोजपुरी इंडस्ट्री। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बदल चुकी है,
देखो तो सही आके, वो उसी मापदंड में, उसी सोच में जी रहे हैं। और एक लाइन है कि अपनी ही करनी का फल है अपनी ये रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। तो ये परछाइयां ससुर हमारे पीछवा ना छोड़ते, हम पहले पहुंची ना, परछाई तब से पीछे से आगे आ जाती है। एक्चुअली होना चाहिए कि आपके आगे चलेंगी आपकी परछाइयां, तो हमारे आगे हमारी परछाई चल रही है, वो परछाई से मुक्ति नहीं मिल रही है हमें, हमारा व्यक्तित्व तो अलग हो चुका है। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों में आमतौर पे भैया एक चीज देखने को मिलता है, गैर जरूरी अश्लील सीन्स, गैर जरूरी तौर से। मतलब कभी भी लगता है कि जो फिल्म है, जो कंटेंट है, अचानक से एक गैर जरूरी टाइप की चीज आ गई। आपने क्या नोटिस किया? एक्चुअली हमारे पास स्क्रीन पे राइटर भी नहीं है उतने मजबूत, है बहुत कम, रेशियो कम है जो उस तरीके से ऑडियंस को होल्ड कर पाए। जी। हमको एंटरटेनमेंट के लिए, जब ऑडियंस को होल्ड करने के लिए कोई मजबूत सीन नहीं मिलता है, जी। कोई सीन हम क्रिएट नहीं कर पाते ना, जी। तो हम कोई सस्ता सा साधन ढूंढ लेते हैं। सस्ता साधन ऐसे जैसे कि आप सड़क में चल रहे हैं, केले का छिलका आया, आपका पैर फिसला, लोग हंस देंगे, वो बहुत सस्ता साधन है कॉमेडी का। आपने हाफ पैंट पहना, नाड़ा लटक रहा है, आप आगे लोग ही हंस देंगे। ये जो फॉर्मेट है लोगों को एंटरटेन करने का, लोगों को हंसाने का, ये बहुत सस्ता और क्विक वाला है। तो हम क्विक ढूंढते हैं कि इसे क्या डाले, अरे डाल दो यार। हम जूझते नहीं हैं सीन्स को लेकर, हम कॉमेडी को लेकर जूझते नहीं कि नहीं यार ये नहीं, कुछ नया क्रिएट किया जाए, कुछ नया लिखा जाए, तो हम सस्ता सुंदर टिकाऊ माल फेंक देते हैं, वही आता है। अच्छा भैया, मैं पूछूंगा कि भोजपुरी के कुछ एक फिल्मों का नाम बताइए। हाँ, जिन फिल्मों को देखने, भले वो आपकी हो या फिर आपकी ना हो, हाँ। कुछ ऐसे फिल्में बताइए जिनमें, जिनको देखकर आपको ऐसा लगे कि ये सिनेमा की हर एक कसौटी पर खरी है। सबसे पहले विदेशिया, विदेशी। सुजीत कुमार जी वाली। मैं उस फिल्म को अपने टीवी पे, जब वीसीआर का दौर था, मेरे पास कैसेट था जी, सीडी, मैंने उसको लगभग 10 बार देखा। जी। एक बार मैं आज की पीढ़ी से बोलूंगा, आप उस फिल्म को देखिए, जिसे कहते हैं ना कंप्लीट सिनेमा, उफ, अल्टीमेट म्यूजिक, अल्टीमेट कोरियोग्राफी, गाने, सिचुएशन, भाषा। अब मुझे अच्छी इसलिए लगती है कि उसमें बनारसी भाषा है, जी। वो बनारसी भाषा में है। विदेशिया देख लीजिए, बलम परदेसिया, जो मैंने खुद देखी है भोजपुरी की, बंधन टूटे ना, और बंधन टूटे ना, हाँ, असलम साहब ने बनाई थी, धरती का पुकार की बनाई थी उन्होंने, अजय देवगन और मनोज जी को लेकर। बाकी राजकुमार जी ने भी बहुत कमर्शियली सात सहेलियां एक अच्छी फिल्म बनाई थी, दीवाना बड़ी अच्छी फिल्म थी, प्लस रणभूमि अनिल अशताब साहब ने बनाई थी, बहुत कमाल की फिल्म थी। विशाल वर्मा की फिल्म रंग दे बसंती, जो बहुत वो हो गई, नहीं उतनी चल पाई। धीरू यादव की कटान, और भी इस तरीके की फिल्में हैं जो जया आई थी, अभी जो फिल्में बन रही हैं, ऐसी हैं फिल्में बहुत सारी हैं। हो सकता है इस वक्त आपने पूछा, मैं जवाब के लिए तैयार नहीं था, तो कई बार मेरे दिमाग से जवाब निकल गया हो, बाद में याद आएगा यार इस फिल्म का नाम नहीं ले पाया मैं। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं भोजपुरी, इन्हें आप बैठ के देख सकते हैं आराम से। हाँ, अभी एक फिल्म आई है अनंजय रघुराज की, संयोग, कमाल फिल्म है, दिनेश जी मैं हूँ। अच्छा भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको एक विलेन के तौर पे लोग अक्सर देखते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, फिर शायद फिर आपसे कभी जिद करके फिर आ जाऊंगा। अरे बिल्कुल, आपका हक है महाराज। लेकिन अभी भैया मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं चाहूंगा कि जो आपके अंदर का विलेन जो पर्दे पर दिखता है, अगर वो मुझे दिखाई दे या फिर मेरे ऑडियंस को दिखाई दे तो मजा आ जाए। कुछ ऐसा कोई सीन, कुछ भी ऐसा संवाद। वो विलन का तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में किया है जी, और बहुत खतरनाक वो है कि, लेकिन मैं एक सीन आपको इमोशनल दिखाना चाहूंगा जी, संयोग फिल्म का, जी, जो अभी रिसेंटली आई है फिल्म। विलन का बोलेंगे तो दिखा दूंगा विलन का भी। तो संयोग फिल्म का सीन है, दिनेश जी मेरे बेटे हैं, लेकिन उनको नहीं पता मैं ही बाप हूँ, ये लास्ट में रिवील होता है। और उनकी शिकायत है कि आप मेरी माँ को छोड़कर लंदन भाग आए थे। तो मैं अपनी बात कहता हूँ उनसे, और दिनेश जी खड़े अम्रपाली हैं उस सीन में, और बोलता है कि ऐसा ना बेटा, हम तोरा माई के खोजे की कोशिश ना करें, हम यहाँ से गए नहीं इंडिया,
लोग कह रहे हैं कि गांव वाले हमारे घर चला देते, फिर भी हम एक फोन नंबर छोड़ के आ रही हूँ। हमरा की उम्मीद है कि आज ना तो कल लोगों की वो नंबर मिली, हमरा की फोन कर पा। बेटा हम बहुत खुश कबूल रानी, पूरा जिंदगी तू लोन का तलाश की, हम गुनहगार बानी तोरा माइक, ये मेरी अपना माइक की तस्वीर दिखा दे, मेरी फोन पे बात करा दे बेटा अपना माइक से। हम तेरा माइक से माफी मांगना चाहता है। ओके, हो गया। बहुत इमोशनल सीन था ये फिल्म का। अभिनय करने के लिए, इस तरह का करने के लिए कितना तपना पड़ता है भैया? बहुत तपना पड़ता है महाराज, बहुत। अभी आप बात कर रहे थे, हाँ, हंस रहे थे। हाँ, बहुत एक्चुअली बहुत वैसी भाषा में कहा जाए तो एक रियाज है जो हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में, संस्कृति में कहा जाता है। रिहर्सल तो ग्रीक थिएटर से आया हुआ वर्ड है, ये हमारा इंडिया का नहीं है। रिहर्सल, रिहर्सल शब्द गलत है। रिहर्सल वही किया जो उसको दोबारा करना है। री शब्द आता है ना उसमें, रिहर्सल। जो पटरी जब आप उतरते हैं उससे पार्क में लगा रहता है, हर्ष करके नीचे आते, फिर चढ़ते, फिर नीचे आते। हमारे इंडियन कल्चर में, कला में कहा जाता है रियाज। तो ये रियाज से होता है। आप जब रियाज करते जाते हैं, कोई भी क्लासिकल वाला रिहर्सल शब्द यूज नहीं करता है, क्लासिकल वाले रियाज बोलते हैं कि हम रियाज करते हैं 18 घंटे। ये हम एक्टर लोग ही बोलते हैं कि वही जो किया कल वही आज करो। तो ये रियाज से होता है। अब जब कंटिन्यू किसी विधा में रहते हैं और लगातार करते जाते हैं, और जब जिसे कहा जाए कि रस आपके वश में हो, जिस दिन रस आपके वश में हो गए, सारा खेला उसी का है बस। अच्छा, आपकी फिल्मों में जो फिल्में हिट हो गई हैं उनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। दिनेश लाल यादव, आमिर जी। अभी मैं देख रहा था कि अगर आप लोगों ने, तीनों लोगों ने लाइन से फिल्में बनाई हैं, तो वो फिल्में एक पंक्ति में हिट हो गई हैं। लक्की चार मतलब क्या है ये? हाँ, ये दिनेश जी इकलौते हीरो हैं जो बहुत ईमानदारी से कहते हैं, और इन्होंने पब्लिकली बात यही तरवा में कही थी कि संजय भैया के बिना मेरी फिल्में अधूरी हैं और इनके बिना मैं अधूरा हूँ। पब्लिक में बोली थी बात। तो दिनेश जी कई बार फोन करके बोलते हैं कि भैया, और बहुत ईमानदारी से बोलते हैं, भैया राजा बाबू में बहुत बड़ा योगदान आपका है, नरवा हिंदुस्तानी की तीनों सीरीज में बहुत बड़ा योगदान आपका है। उनका ऐसा मानना है, मैं ऐसे किसी भ्रम में नहीं रहता कि मेरी वजह से। हाँ, ये होता है कि जैसे वो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, गोविंदा कादर खान शक्ति कपूर की जोड़ी से लाइन से फिल्में हिट थी। हमारी नोक झोंक को ऑडियंस लाइक करती है। वो जो है निरहुआ, अरे बेटा निरहु, अगर मुंबई में रहना है तो ब्रह्मचारी बनना है। वो जो हम लोग का था, वो हमारा जो टोन, और आपको मैं बता दूं ये टोन दिनेश जी का ही दिया हुआ है। मेरे किरदार में जो फिल्में दिनेश जी के साथ में करता हूँ, उसमें दिनेश जी का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो इकलौते एक्टर हैं, बाकी सब हीरो अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं। हम वही लौकी, हम वही दिखी, हम ही को देखें। दिनेश जी वैसे नहीं। दिनेश जी को लगता है कि मेरे साथ फ्रेम में जितने हैं ना, सब मजबूत रहे। झारखंडे नाम दिनेश जी का दिया हुआ है, जो आज इतना हिट है। वो टोन दिनेश जी का दिया हुआ है। मैं उस हीरो का नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े सिंगर थे, तो दिनेश जी मुझे अक्सर एक कहानी सुनाते थे कि भैया एक जन रहना था, हमसे कहे कि ये बेटा निड़हू, ऐसा है कि मैं तो इस फिल्म के बाद 50 लाख का हीरो बन जाऊंगा, बेटा तुमको 50,000 भी मिले तो मना मत करना। ये मिमिक्री मेरे सामने वो करते थे अक्सर। ऑब्जर्वेशन है ये, उनका ऑब्जर्वेशन। तो मैं इसको नोटिस किया था जब झारखंडे का किरदार मिला, तो मैंने कहा दिनेश जी मैं वो करूं क्या, र को अड़ा वाला जो जिनकी आप नकल करते हैं? बोले हाँ भैया कराओ। अब मुझे क्या पता था वो इतना हिट हो जाएगा। ये बेटा निड़हू, उनको पता चला फिर? उनको नहीं पता, वो तो सिर्फ दिनेश जी को पता है कि वो किस हीरो की नकल करते थे। और मुझे बताते थे वो दिनेश जी, कोई बात घटना जब बताते बड़ा अच्छा बताते, तो वो मुझे 5 साल से ये घटना सुनाते थे। तो मेरे को दिमाग में बना था, जैसे ही झारखंड मिला मैंने कहा दिनेश जी हर, लेकिन मुझे दिक्कत हुई ना, मुझे पॉइंट आउट करना पड़ता था कि ये र है तो यहाँ अड़ा आना चाहिए, और उतनी ही मेहनत मुझे उसके डबिंग में करनी पड़ी, लेकिन वो करदार क्लिक हुआ। तो दिनेश जी के साथ सहयोग अच्छा, और मैं सच बताऊं तो मैं मरता हूं उनके साथ काम करने के लिए। अभी तक तो बहुत अच्छा लगा जो भी हमारी बातचीत हुई, ये वाला सवाल था बहुत मजेदार रहा। अब थोड़ा एक गंभीर सवाल है भैया कि जो संजय पांडे हैं
और जो उनका अभिनय है, हाँ। उनको लेकर संजय पांडे खुद क्या सोचते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री उनके अभिनय को और उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से इनकेश करवा पा रही है? नहीं, अभी थोड़ा बहुत इनकेश कर रहे हैं तो धीरू यादव कर रहे हैं। बाकी वही किया कि करवाया गया मुझसे, जो मैं शुरू में आया तो किया, और मैंने वही किया जो कमर्शियल डिमांड थी। कमर्शियल थी चिल्लाओ, मैं चिल्लाया, दहाड़ो, डराओ। मेरे लिए डराना बहुत टफ था ऑडियंस को। मेरा फेस डराने वाला था नहीं। अभी का चेहरा आप देख रहे हैं, जब आया तो बड़ा क्यूट सा लगता था मैं, तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल थी लोगों को डराना कि लोग डरे। पवन सिंह ने एक बार मुझसे कहा था, तो के कहा लगेला तू विलन करेला, विलन में जमेला तू हीरो लगल, विलन कहीं से ना लगल। हमको नहीं भाई, रोटी चलत बा खाए हीरो बना चक्कर पड़ल बाबा, विलन ठीक बानी हम। उनकी नजर में मेरा फेवरेट फिल्म है सैया के साथ मरैया में, पवन जी उसकी तारीफ करते बहुत। तो वो कहते थे, और ये मैं भी जानता हूँ, विलन लगता नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि मेरा इस्तेमाल अब मतलब सदुपयोग या मेरे अभिनय का जो बहुत दबा हुआ है उसका सिर्फ 50% इंडस्ट्री ने यूज किया, अभी तो 50% बाकी है, तो निकाला ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं। मांगोगे तब तो देंगे, बिना मांगे काहे को दे दे, जो आप मांगे नहीं रहे तो आप उसकी कीमत नहीं सकते। अब जो मांग रहे हैं उनको दे रहा हूँ। अच्छा भाई, आपकी जो फिल्में होती हैं उनमें संगीत बड़ा कमाल का होता है। आपकी फिल्मों, मैंने जैसे आम्रपाली जी के साथ, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं होता, वो तो म्यूजिक डायरेक्टर का है। लेकिन वो हीरो का है, वो डायरेक्टर का क्रेडिट है कि उस फिल्मों का म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हीरो दखल देते हैं। और देखिए क्या होता है मेरी फिल्मों में, मतलब मैं वो इकलौता हीरो हूँ जिसने न्यू कमर के साथ भी काम किया, सुपरस्टार के साथ भी काम किया है। तो न्यू कमर आता है तो अच्छा म्यूजिक लेकर आता है, क्योंकि उसके पास अपना स्टॉक होता है। सुपरस्टार को लगता है फिल्म अच्छी बनाना, म्यूजिक अच्छा रखना, तो संगीत का क्रेडिट तो उन्हीं लोगों को जाता है, मेरा कोई इसमें तो योगदान नहीं है। ये मेरा मतलब, ये विषय उठाने का मतलब ये था कि आप लोग गायकों पर बात करें। करिए, किस गायक की बात करना आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भोजपुरी में बहुत सारे गायक हैं, अगर आपसे मैं पूछूं एक शब्द में, भोजपुरी में शानदार गायक, बेहतरीन गायक? पवन सिंह, उनके गाने मैं सुनता हूँ। और बाकी अभी जो रितेश के गाने भी मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ गाने कल्लू के अच्छे लगते हैं। आप किसी एक सिंगर का कोई गाना हिट नहीं होता, सबके गाने हिट होते हैं। हाँ, पसंदीदा सिंगर आप पूछे तो मैं पवन सिंह बोलूंगा, उनसे बेहतर मुझे कोई नहीं लगता भोजपुरी में। मतलब वो मैं अलग ही है। एक रैपिड फायर खेल लेते थे। हाँ, मैं कुछ सिंगर्स का नाम लूंगा, आप बताइए इनमें से बेहतर कौन है। हाँ, अंकुश राजा या फिर कल्लू? अंकुश राजा। अंकुश राजा या फिर रितेश पांडे? रितेश पांडे। रितेश पांडे या फिर खेसारी लाल यादव? रितेश पांडे। रितेश पांडे या फिर कल्पना जी? अरे कल्पना जी। कल्पना जी या फिर मनोज तिवारी? कल्पना जी। कल्पना जी या फिर पवन सिंह? बोथ, उसमें कोई एक नाम सुनिए। पवन सिंह। पवन सिंह। पवन सिंह या फिर भरत शर्मा? भरत शर्मा। भरत शर्मा जी या फिर गोपाल राय? भरत शर्मा। भरत शर्मा या फिर विष्णु ओझा? भरत शर्मा। भरत शर्मा के पास आके आपको लगता है कि हाँ, मैंने बहुत ज्यादा सिंगर्स को सुना भी नहीं है, इसमें मेरी अज्ञानता का भी बहुत बड़ा योगदान है कि मैंने भरत जी को सुना है, विष्णु ओझा जी को बहुत सुना भी नहीं है मैंने। जरूरी है ना कि मैं जिस विषय पे प्रतिक्रिया दे रहा हूँ उनको मैंने सुना हो। जिस शहर को मैंने देखा ही नहीं, मैं कैसे बता दूं वो शहर कैसा है? मैंने विष्णु जी को ज्यादा नहीं सुना, मैंने भरत जी को सुना है, गोपाल राय जी को सुना है, गोपाल जी के साथ तो मैंने अभिनय भी किया है, मैंने कल्पना जी को सुना है, मैंने इंदु जी को सुना है, मैंने लगभग इधर के सारे अंकुश राजा, रितेश, कल्लू, ये सब तो मेरे साथ काम किए हैं। मगर अगर आप ऑफबीट बात करें सिर्फ शास्त्रीय संगीत या उस तरीके के सिंगर को, तो मैंने भरत जी के वो निर्गुण बहुत सुने, बहुत सुने। अच्छा भैया, अगर कोई एक्टर बनना चाहता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बनना चाहता है, उसको क्या सलाह देंगे आप? भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे एक्टर बनने के लिए यार मुझे क्या सलाह दूं यार? आज की पीढ़ी सलाह मानती कहाँ है? आज की पीढ़ी तो रील और इसके माध्यम से सिनेमा में आ रही है, और आज के जनरेशन में जो हीरोज आ रहे हैं वो आपसे कुछ पूछना ही नहीं चाहते, कुछ जानना ही नहीं चाहते। हमारा जमाना था कि हमसे अगर सामने वाले की थैली में हमसे 2 पैसा ज्यादा ज्ञान है, 2 पैसा, तो हम पैर पकड़ लेते थे, भैया वो 1 पैसा तो देता हो।
आज की पीढ़ी ज्ञान चाहती ही नहीं है। वो तो आजकल डायलॉग चलता ना, अब लगला तू ज्ञान बांटे। तो जिस पीढ़ी का तकिया कलाम ये है कभी यो ज्ञान बांटत हो, वो पीढ़ी क्या ज्ञान लेगी? इस पीढ़ी को ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ये पीढ़ी ज्ञान लेके पैदा हो रही है। इसीलिए तो 20 साल से हमारी इंडस्ट्री में दूसरा शाहरुख खान नहीं आया। बिल्कुल, अब बताइए ना, बड़ी बात। बिल्कुल भैया, इसीलिए नहीं आया ना दूसरा शाहरुख खान, क्योंकि किसी को शाहरुख खान जो ज्ञान लेकर आया वो ज्ञान चाहिए नहीं। तो भैया जो लेके आओ, हमारे गुरुजी कहते थे जितना गाड़ी में डीजल होगा उतना ही दूर न चलोगे। अच्छा भैया, हम लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, अभिनय को लेकर, चूंकि मैं एक बहुत बड़े एक्टर के पास बैठा हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें आपसे पूछी। अब कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्तिगत तौर पे आप बताइए कि आप उन चीजों को लेकर क्या सोचते हैं। तो वो दोस्ती के लिए क्या सोचीला? सिनेमा जगत में कोई अच्छा दोस्त रहो बड़ा? सिनेमा जगत में मेरे अच्छे दोस्त मैं कह सकता हूँ मनोज जी हैं, महेश पांडे हैं, और नहीं ऐसा कोई दोस्त नहीं मेरा। एक्चुअली यहाँ दोस्ती उस तरीके से बन नहीं पाई, क्योंकि आप यहाँ आए ही थे व्यापार करने। तो जहाँ आप व्यापार करने जा रहे हैं, आप व्यवसायिक बन के आए थे ना, आप मेले में सामान बेचने आए। दोस्ती तो आप अपने शहर में करके आए थे। तो सबकी दोस्ती वही है जो बचपन वाली थी। मेरी दोस्ती वही जो मेरे कटनी शहर की थी। आजमगढ़ में मेरा कोई दोस्त नहीं है। और जो थोड़ी बहुत शेयरिंग है मेरी मनोज टाइगर जी से है, महेश पांडे हैं, और मेरे एमपी में मध्य प्रदेश में मेरा जो सर्कल है वो मेरे आज भी वैसे दोस्त हैं जिनसे मैं आंख बंद करके वो कर सकता हूँ और बात कर सकता हूँ। और जिस दोस्ती की बात आपने की, आपको दुनिया में हर जगह इंक्लूडिंग पत्नी, माँ बाप, पत्नी, माँ से नहीं, माँ तो घर माँ है, आपको समाज में जब जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको अपने दिमाग का बटन ऑन करना पड़ता है। अब आपको दिमाग से बात करनी है, दिल को रखिए कोने में। दोस्त ही एक ऐसा होता है जहां आप दिमाग को कोने में रखते हैं और दिल से बात करते हैं, जहां आपको एक डर नहीं होता कि ये साला हमारी बात को पहुंचा देगा किसी तक। खुल के गाली देते हैं, खुल के बात करते हैं, जो बोलना है उसको बोलते हैं। आज लड़ते हैं, सुबह अगर फोन कर दे तो वो दोस्त आपका वापस आ जाता है, जो आपकी गालियों का बुरा नहीं मानता, जो आपके गुस्से का बुरा नहीं मानता, और जिससे आप सुख दुख सब शेयर करते हैं, जिससे आप यहाँ से बात करते हैं, बाकी आप सबसे यहाँ से बात करते हैं। तो जिससे यहाँ से बात करेंगे या जिससे यहाँ से बात करने का मन करे खुल के, वही दोस्त है मेरी नजर। अच्छा, दोस्ती के बहुत करीब एक और शब्द है, प्रेम। हाँ, प्रेम को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रेम तो एक अलग चीज है महाराज। वो दोस्त से भी प्रेम हो सकता है, आपको दो दोस्तों में आपस में प्रेम हो सकता है। प्रेम को हमने दरअसल परिभाषित कर दिया, ये बहुत संकीर्ण कर दिया है फीमेल के साथ। हम जैसी प्रेम की बात करते हैं, सामने फीमेल आ जाती है। प्रेम सिर्फ फीमेल से नहीं हो सकता। प्रेम आपको अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं इंसान। हर उम्र के साथ इंसान का प्रेम बदलता है। जैसे आज के दौर में मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी को करता हूं। उसको खरोच आ जाए तो मेरी जान निकल जाती है। एक समय था जब मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, वो आज नहीं है हमारे बीच। माँ को बहुत प्यार करता था, आज मैं अपनी बीच में दौर आया। आज भी पत्नी के साथ तो दरअसल एक प्रेम के साथ साथ वो ऐसा हो जाता है ना कि जीवन में एक हिस्सा हो जाती है पत्नी आपके सुख दुख का। आपने समाहित हो जाती है, अपने में समाहित हो जाती है, वो अलग नहीं रहती है। बच्ची को आपको भविष्य देखना है तो आप दोनों को मिलकर सोचना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। पत्नी आपको आपसे अलग नहीं है। आपने सही बोला कि पत्नी आप में समाहित हो जाती है, जिसे कहते हैं अर्धांगिनी। बिल्कुल। तो जो आपका आधा अंग है आप में ही है, उसको आप अलग से कैसे परिभाषित करेंगे? लेकिन वो एक अलग परिभाषा है। कुछ लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम वाली स्थिति में अभी मैं नहीं आया जी। हाँ, मुझे भगवान मेरे लिए अलग चीज है। भगवान मेरे लिए एक आस्था का विषय है, एक श्रद्धा का विषय है, एक ऐसा विषय है जहां पर मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता कि भगवान के प्रति मेरी क्या सोच है। बट प्रेम दुनिया की वो शक्ति है जो आप में इतनी ऊर्जा भर देती है कि आप दीवार को तोड़ के निकल जाए। वो का सीना चीर देते हैं। अरे आप पहाड़ का सीना चीर देते हैं, माझी बन जाते हैं, आप माझी बन जाते हैं। तो प्रेम मेरे लिए अलग चीज है, अलग परिभाषा। अच्छा भैया, आप क्या चाहते हैं कि संजय पांडे को लोग किस तरह से याद करें? ग्रेट एक्टर, नो गुड
नॉट बेटर, ग्रेट। यही सोचकर शहर से निकला था और यही सोचकर मेहनत करता हूं कि मुझे गुड बेटर बेस्ट नहीं चाहिए, मुझे ग्रेट चाहिए अपने नाम के साथ। यार ग्रेट एक्टर था यार, और जब तक वो शब्द जुड़ेगा नहीं ग्रेट मेरे नाम के साथ, मैं लड़ता रहूंगा, जूझता रहूंगा, और जितनी कोशिश होगी एज एन एक्टर मैं करूंगा, लेकिन मैं इस एक शब्द को जुड़वाना चाहता हूं अपने नाम के साथ। और मुझे कुछ नहीं चाहता हूं कोई मुझे याद करे, नहीं कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। मैं जब दुनिया से जाऊं तो दुनिया एक मेरे नाम के साथ लिखा होगा, द ग्रेट एक्टर संजय पांडे। अब ये 2 सवाल है मेरे पास, और दोनों, एक तो आपकी पोस्ट को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में जो आया है वो ये कि आपने कुछ दिन पहले लिखा था कि किसी स्टेशन पे आप थे, कुछ लोग वहां पे आपको मिले, हाँ, और दे सेड कि भैया आप कितने सिंपल रहते हो। हाँ, ये मेरे को अक्सर लोग बोलते हैं कि कहो आप इतने सिंपल रहते हैं। मैंने भी देखा, हाँ, मैं जब ऐसे हमारे देखे भैया खड़े हो, भैया ऐसे खड़े होकर देख रहे कौन आया। हाँ, मैं ऐसे ही, मेरा लाइफ स्टाइल ही। क्योंकि अभी मतलब आपके पोस्ट के बाद से भी, या फिर आमतौर पे जो हम लोग देख रहे, फेस कर रहे हैं कि एक यूट्यूबर भी भाई है विथ 4 बाउंसर, एक बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए उसके पास। हाँ, अभी आपके पास आए हैं, ना बाउंसर देख रहे हैं ना बड़ी गाड़ी में देख लेंगे। मैं एक्चुअली बहुत, जिसे कहा जाए ना कि मैं बहुत असहज हो जाता हूँ ऐसी चीज़ों में। और मुझे लगता है कि आदमी को जमीन से बस टच करके रहना चाहिए। जैसे आप जमीन के जितना ऊपर उठते जाते हैं ना, गिरने का खतरा उतना बढ़ता है, और गिरते हैं तो चोट लगती है, हड्डी पसली टूटती है आपकी। आप कलाकार, हम ये नहीं कह रहे कि हम पब्लिक के बीच में घुस जाएं, एक डिस्टेंस जरूरी है कलाकार और ऑडियंस के बीच का, लेकिन इतना नहीं कि आप उनके लिए वैसे हो जाएं कि अरे नहीं। आप साउथ के लोगों को देखिए ना, कितने सिंपल रहते हैं। हमारी इंडस्ट्री को भौकाल नहीं मार दिया है। मतलब मैं सच बताऊं तो गाड़ी भी मैंने अपने मुंबई में तब खरीदी जब हमारे मित्र अवधेश मिश्रा ने कई बार टोका कि अरे गाड़ी खरीद ले बे। तो मैं बोला मुझे जरूरत ही नहीं है गाड़ी की, मुझे कभी नहीं लगा मैं गाड़ी से उतरूं। अगर मेरी पहचान इस वजह से है कि संजय पांडे कितने लाख की गाड़ी से उतरते हैं, तो फिर संजय पांडे का अभिनय बेकार है। कुछ भी है। अगर मुझे छोड़ के लोग मेरी गाड़ी देख रहे हैं, कह रहे 50 लाख की गाड़ी है, तो यार आप तो खुद करोड़ों अरबों के हो। आपका मूल्यांकन आपकी 50 लाख की गाड़ी कर रही है। गाड़ी सिर्फ चलने के लिए चाहिए ना, गाड़ी तो माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का, कि गाड़ी आपका मापदंड बन गई। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपको पता है अमिताभ बच्चन के पास कौन सी गाड़ी है, शाहरुख खान के पास कौन सी गाड़ी है? हम नहीं लोग बाड़े की गड़िया का प्रचार करी लजा कि हमके बाद में देखा, पहले हमने गड़िया के देख ला भैया कितना लाख काम खरीदनी है। यार आपकी कीमत, मतलब मैं बहुत कम ज्वेलरी के भी फेवर में रहता हूं। मुझे लगता है ईश्वर ने आपको अनमोल बना के भेजा है। मेरे को ये सब भौकाल शुरू से पसंद नहीं रहा, और जैसे ही आप आम आदमी से बहुत दूर जाते हैं ना, आप एक्चुअली आम आदमी का ही तो अभिनय करते हैं ना जी। ये बहुत बारीक बात बोल रहा हूँ। जैसे ही आम आदमी से बहुत डिटैच होते हैं, आपके अभिनय में नकलीपन आ जाता है, क्योंकि फिर आपकी पर्सनालिटी में नकलीपन आता है। आप पानी नहीं रह पाते, आप एक रंग में रंग जाते हैं, और अभिनेता को पानी बन के रहना चाहिए। आप एक रंग में, और जैसे आपकी बॉडी में एटीट्यूड आता है कि आप उतर रहे हैं गाड़ी से तो अलग वो, और जब तक 5 बाउंसर नहीं आएंगे तब तक आप निकलेंगे नहीं आगे, वो दिखने लगता है पर्दे पर, और ऑडियंस डिटैच होती है आपसे। आपको पता ही नहीं चल रहा कि ऑडियंस क्यों भाग रही है, वो आपको क्यों नहीं देखना चाहती पर्दे पर, क्योंकि आपके अभिनय में नकलीपन आ गया है, क्योंकि आपकी रियल लाइफ में नकलीपन आ गया है। अब आप रियल लाइफ में वो है ही नहीं जो आप आए थे। मतलब ये टेक्निकल बात, दर्शक को पता चल गया है कि आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, अब आप फिल्म में दिखा रहे हैं कि आप बहुत गरीब है, आपको कनेक्ट नहीं कर पाए। वो कनेक्ट ही नहीं करेगी, उसको मालूम है आपके पास 50 लाख की गाड़ी है। तू टोटल साइकिल में आओ तो हमके पूर्वक समझता रहा, हमको ना मालूम तारा घर का बा, इतना बड़ा महल में रहता रहा तू, हाँ दिखा तो झोपड़ी में निकलता रहा। आपको ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती, ये हमारे अभिनेता लोग जानते नहीं है ये बातें, इसीलिए पर्दे पे फिल्में फ्लॉप होती हैं, क्योंकि आप नकली हो जाते हैं उस वक्त। आपकी चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज सब नकली हो जाता है। आप इतने ग्रेट एक्टर भी नहीं है कि उन चीजों को आप दबा दें, कवर कर ले। बहुत से अभिनेता हैं
जिनकी बॉडी बताती है, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बताता है। वो गरीब भी बनेंगे तो अकड़ के ही चलेंगे, अमीर भी बनेंगे तो अकड़ के चलेंगे। नहीं, आप जितना सहज रहेंगे जीवन में उतना बड़े और ग्रेट अभिनेता बन पाएंगे। इसलिए मैं बहुत सहज रहता हूं कि मुझे बड़ा एक्टर बनना है, जो आपका सपना है, उद्देश्य है। हाँ, और मैं असहज भी हो जाता हूं। आप एक बहुत सिंपल बात है, ये शर्ट जो आपने पहनी है ये आपने कई बार पहन चुके हैं जी। इसीलिए इतने सहज बैठे हैं। अगर आप अभी नई शोरूम से शर्ट पहन के आते ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आप बचपन में याद करिए, जिस दिन आप नया कपड़ा पहनते थे चाल बदल जाती थी ना। नया पहने हुए, नया पहने हैं, आपका चलना ढलना भी एक अजीब सा हो जाता था। लेकिन जो कपड़ा आप एक बार पहन चुके हैं, वो शर्ट आपसे कनेक्ट हो चुकी है, आपकी बॉडी से सहज रखती है आपको सहज रखती है। तो जीवन में अपने आसपास उन्हीं चीजों को रखिए जो आपको सहज रखे। एक छोटी सी लाइन है मेरी जो मैंने लिखी है, 2 लाइन है, कि जब भी लोगों को मेरा नाम याद आए, जब भी लोगों को मेरा नाम याद आए, सबसे पहले मेरा काम याद आए। क्या बात है। बस कुछ जान जाए कुछ ना जाने, कुछ पहचान जाए कुछ ना पहचाने, बस इतना सा ख्वाब है। अच्छा, अभिनय में आपके आदर्श कौन रहे? कमर्शियली कहा जाए तो वैसे तो बच्चन साहब है। बच्चन साहब से बड़ा रियलिस्टिक कमर्शियल एक्टर कौन है? और उस हिसाब से कहूँ तो दिलीप साहब और संजीव कुमार, इनको बहुत एडमायर करता हूँ मैं। दिलीप साहब, संजीव कुमार साहब, और तो कमाल है। दिलीप साहब तो खैर, संजीव कुमार, ये 2 अभिनेता हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आम जिंदगी में। पर फैन मैं अमिताभ बच्चन का हूँ। अब एक अंतिम सवाल है भैया। हाँ। जो आपके परम मित्र हैं, हाँ आदरणीय मनोज सिंह टाइगर भैया जी, उनसे जब हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने इंटरव्यू करते करते मुझे एक जड़ी सुना दिया और उसका असर है। हाँ, उसके कारण मैं, मतलब मुझे लगता है कि जो लोग थोड़े इंस्टीट्यूशनल टाइप के लोग हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, उनसे बैठ के मैं पूछना चाहता हूँ, पूछता भी हूँ। उन्होंने बातों बातों में कहा कि पवन, जानते हैं कलाकार को शादी नहीं करनी चाहिए। और मुझे ये बात लगी कि क्योंकि शादी हो गई है तो मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं कांड तो नहीं हो गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपके परम मित्र ने जो बात कही है, बात कितनी सही है? लेकिन सबसे पहले आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ छोटा सा, उसके जवाब भी है जी। अमेरिका की खोज किसने की थी? वो वास्को डी गामा। जी। एक रील पे जोक आता है कि वास्को डी गामा अगर शादीशुदा होता तो अमेरिका की खोज नहीं कर पाता। बोले क्यों? क्योंकि जैसे ही वो निकलता खोजने के लिए, बीवी बोलती कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब तक लौटोगे, मुझे भी साथ लेके चलो। जी। ये बहुत बड़ा सटायर है। जी। ये सिर्फ जोक नहीं है, ये इस व्यवस्था दर्शन है। ये दर्शन है अपने आप में कि अगर वास्को डी गामा शादीशुदा होता तो अमेरिका नहीं खोज पाता। उन्होंने जिस संदर्भ में बात कही कि हम लोग दरअसल क्या होता है ना, हम कलाकार मन से बागी होते हैं। बिल्कुल। जो बागी नहीं है वो कलाकार नहीं बन सकता। वो किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी करे, वो नौकरी करने वाला है। कुछ लोग गलती से कलाकार बन गए हैं जिनकी तबीयत सरकारी बाबुओं वाली है। हम लोग बागी लोग हैं। हमने अपने घर में सबसे पहले बगावत की, पिताजी से, माताजी से, रिश्तेदारों से, समाज से। लेकिन शादी के बाद हम बीवी से बगावत नहीं कर पाते। कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। वहां अगर हम क्या, कितने बजे आपका शूटिंग तो आपकी खत्म हो गई थी, अभी तक क्या कर रहे थे? लेकिन मैं इंडिविजुअली बोलूं तो मेरी पत्नी चूंकि मेरे साथ थिएटर करती है, मनोज जी भी है उसमें प्ले में, वो बहुत सपोर्ट करती है और उनका एक बहुत बड़ा योगदान मेरे करियर में भी है। मुंबई आने के बाद है, मुंबई में भी संघर्ष के दिनों में उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। और नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े स्टार है आज हिंदी के, उनकी पहली पत्नी छोड़कर चली गई थी उनको, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो नौकरी करती थी। कैमरा ऑफ होने के बाद बताऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए, पत्नियों ने साथ नहीं दिए, पतियों ने भी शादी होने, स्टार बनने के बाद छोड़ दिया। लेकिन मनोज जी भी भाग्यशाली हैं, भाभी जी ने बहुत सपोर्ट किया और मेरी पत्नी ने उस दौरान मेरा मुंबई शहर में सपोर्ट किया है जिस दौरान कोई मेरे साथ नहीं था वहाँ पे शहर में। और एक बड़ी सिंपल सी बात है पवन बाबू, कि वो तो शादी करके आई थी ना, वो थोड़ी एक्टर बनना चाहती थी। एक्टर बनना तो मेरा सपना था, मैंने उसको अपने संघर्ष में झोंक दिया।
उसकी क्या गलती थी? उसका तो सपना था शादी कर रही हूँ, हनीमून करने जा रही हूँ, बड़ा सा घर बार है, हमारा घर जो आप पीछे देख रहे हैं बहुत पहले का बना हुआ है, तो घर बार सब कुछ, खेती बाड़ी, पिताजी इकलौता बेटा, उनको तो लगा था कि सब कुछ संपन्न है। उसे क्या पता था मुंबई में जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो संघर्ष किया। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता दूं, बड़ी पर्सनल है। मैंने एक बार मैं टूट गया था बीच में, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो ना वापस चलते हैं। तो जब मैं वापस चलने की बात करता था तो आजमगढ़ नहीं, कटनी, तो मैंने बोला चलो ना वापस चलते हैं। बोली कहाँ? मैं घर, मेरे से हो नहीं रहा है, कि शादी के बाद आदमी थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, कि परिवार की भी जिम्मेदारी, क्या अकेले तो कैसे भी खा पी लेगा। उन्होंने कहा क्या करोगे, क्या कर सकते हो? पूरा जीवन जिसके लिए दिया है उसके अलावा आप क्या कर सकते हो बता दो। तो वो चल के करेंगे हम लोग कटनी। बताइए किस में आपकी महारत है? मोहल्ला कुछ नहीं कर सकता, मैं यही कर सकता हूँ। और ये कहाँ कर सकते हैं? यहीं, तो यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, एक रोटी कम खाऊंगी, मुझे गहने चाहिए ना, मुझे मत ले चलो घुमाने, हनीमून मनाने, मुझे जू बीच घुमा दिया करो, मैं वो भी नहीं घुमा पाता था, तो घुमा दिया करो, मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ आपसे, पिक्चर देखने नहीं जाना, हम नमक रोटी खा के रहेंगे, लेकिन करना यही है। तो जब मैं थोड़ा सक्सेस हुआ तो मैंने पूछा, मैंने कहा तुम किस बेस पे ऐसी कॉन्फिडेंट थी? तो मेरी पत्नी ने कहा कि जब मैं किसी से मिलती थी ना, आपके दोस्तों में, आपके सर्कल में, तो हर बंदा एक ही बात कहता था, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे एक्टर है, योर हस्बैंड इज वेरी गुड एक्टर। तो बोली मुझे लगता था कि मेरा पति मौके की तलाश में है, इसे मौका नहीं मिल पा रहा है, वरना इसके पास स्टॉक तो है, अभिनेता तो अच्छा है, तो जिस दिन ही मौका मिलेगा उस दिन ही काम करेगा। इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस था। मौके तक रुको, मौके तक तो रुको इस शहर में। और ना, मैं, मेरे साथ के कई लोग गए थे जो बॉम्बे, वापस लौटाए, कुछ को तो पत्नियों ने वापस लौटा दिया कि चलो जी शहर में ही चलो। आज मेरे दोस्त हैं, उनकी पत्नी है, अभी जब मैं गया तो वही पत्नी जो गई थी अपने मेरे दोस्त के साथ वापस लेके आ गई। उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई, उस शहर में आप रुक गए, मैं नहीं रुक पाई, अपने पति को लेके आ गई। मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा, मैंने कहा इनने रोक रखा था। तो सर ठीक है, अप्स एंड डाउन हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं। बस मनोज जी ने जो बोला उनको मैं समझ सकता हूँ। कई बार मेरे मन में भी ये सवाल आता है, क्योंकि हमें आजादी चाहिए। हम थिएटर, रंगमंच, अभिनेता, हमें कोई रोके टोके नहीं, हम बागी लोग हैं, इसलिए हमें लगता है कि पत्नी रोकती टोकती है, और कोई बात नहीं। और वहां बगावत कर नहीं पाते, वहां तो भाई साहब बड़े बड़े नहीं कर पाए, हम लोग कहाँ है। भैया बदकुचन का ये जो सवाल जवाब का क्रम था ये समाप्त होता है, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मतलब वहां से जब मैंने पहली बार मैसेज किया आपको, फिर आपका कॉल आना कि फोन बाबू आइए, हाँ मुझे लगा कि फोन नहीं कर पा रहा हूँ मैं जी। कई बार व्यस्तता की वजह से नहीं बात हो पाती है, मिस हो जाता, दिमाग से निकल जाता है जी। पर मुझे याद था, चूंकि मैंने आपका एपिसोड देखा था और वो बड़ा पैटर्न बड़ा अच्छा लगा था मुझे जी। क्योंकि कोई कंट्रोवर्शियल सवाल आपने उस तरीके से नहीं करते आप जी। जिसको हाईलाइट करके आदमी अपना व्यू बढ़ाता है जी। तो मुझे अच्छा लगा था। मनोज जी ने फिर जिक्र किया तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हाँ मैंने भैया को बोला था कि मुझे भैया के साथ बैठना है थोड़ी देर, तो भैया बदकुशन के लिए इतना वक्त निकाला आपने। अरे नहीं कौन बाबू, मतलब वक्त है तो है, नहीं है तो नहीं है जी। मैं कभी ड्रामा नहीं करता कि मेरे पास वक्त नहीं है जी। जो है वो है। अभी फ्री था, टाइम था मेरे पास जी। जब नहीं, अभी हालांकि आपसे बातचीत के बाद अभी आजमगढ़ जाऊंगा, वहां पर मेरी डबिंग है फिल्मों की, जो फिल्मों की डबिंग मुंबई में नहीं कर पाता हूँ, बनारस में करता हूँ, आजमगढ़ में कर लेता हूँ। आजकल सिर्फ मेरे ख्याल से 1-2 साल बाद कुछ बचेगा नहीं मुंबई में भी, आपको जानकारी दे दूं। सब इधर आ रहा है, सब कुछ आ गया है जी। हमारे कैमरा इक्विपमेंट, एडिटिंग अभी बची हुई है थोड़ा जी। और स्पेशल इफेक्ट वगैरह बचा हुआ है, वीएफएक्स बचा हुआ है, वो सब बचा हुआ है क्योंकि उसके लिए थोड़ा ज्यादा खर्चा है तो लोग यहाँ नहीं लगा रहे हैं मशीन कि चले ना चले। बाकी सब कुछ है, डबिंग यहाँ होती है, शूटिंग कैमरा चाहिए आपको, लाइटमैन चाहिए, लाइटें मिल जा रहे हैं, सब कुछ यहाँ हो गया है। बाबा जो बोले थे कि इंडस्ट्री ले आऊंगा तो बाबा इंडस्ट्री ले आए। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बैठ के, और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उनको बहुत कुछ हम लोग यहाँ बैठ के सीखे यार। अरे कोशिश करता हूँ, जो है वो बता देता हूँ, बोल देता हूँ, कई बार थोड़ा बातें करता हूँ, कोशिश की किसी को आहत ना करूँ, मेरी बात से कोई आहत ना हो, लेकिन सच बोलने में चूकता भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे किसी का कोई भय नहीं है। मैं व्यक्तिगत किसी पे आक्षेप नहीं लगाता कभी, मैं एक मुद्दे की बात करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुद्दा सामने आना चाहिए।
अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे भोजपुरी के स्टार आज राजनीति में है, वो हमें ये योगदान दे सकते हैं, वो भोजपुरी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ये बात सही है, ये बात उनके भी सोचने की विषय है। हो सकता है आपाधापी में ना ध्यान हो, तो मेरे इस पॉडकास्ट से उनको ध्यान जाए कि नहीं यार इन भोजपुरी वालों के लिए कुछ करना, जहाँ से आए हम। बस मेरा इतना उद्देश्य है, उन पर व्यक्तिगत किसी पे आक्षेप करना मेरा उद्देश्य नहीं। सबसे रवि जी का, मनोज जी का, सबका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पवन जी का, और श्रद्धेय है वो, हमारी पहचान है वो, हमारी भोजपुरी की पहचान है वो। बस इतना कहूँगा। बहुत आभार भैया।